नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, व्यंग, संस्मरण, निबंध आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। आज का एपिसोड शुरू करूँ उससे पहले मुझे आपसे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि इस पॉडकास्ट मझधार को जनवरी 2023 में 2 साल पूरे हो गए हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आपने इसे पसंद किया है और बहुत प्यार दिया है। आपकी शुभकामनाओं के सहारे ये यात्रा जारी रहेगी। एक बार फिर धन्यवाद। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए उर्दू के मशहूर व्यंग्यकार मुश्ताक अहमद यूसुफी के उपन्यास मेरे मुंह में खाक से एक अंश लाया हूं। मूलतः उर्दू में लिखे इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध शायर तुफैल चतुर्वेदी जी ने किया है और इसे लफ्ज़ प्रकाशन ने छापा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में टोंक राजस्थान में जन्मे थे। विभाजन के बाद इनका परिवार पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में यूसुफी साहब ने बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया और अलग अलग पदों पर काम करते हुए पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन तक बने। 2018 में इनका निधन हुआ। परंतु यूसुफी साहब को सरहद के दोनों तरफ बैंकिंग के नीरस जीवन से परे इनके व्यंग साहित्य के लिए बहुत प्रशंसा मिली है। जुमलेबाजी और खूबसूरत चरित्र चित्रण से भरे इनके व्यंग साहित्य को खूब पसंद किया गया है और किया जाता रहेगा। प्रस्तुत अंश 1969 में छपे उपन्यास मेरे मुंह में खाक से लिया गया है, जो कि अपेक्षाकृत शुरुआती दिनों का उपन्यास है, पर उनकी विशिष्ट भाषा शैली और कैरेक्टराइजेशन यहाँ भी अपने यौवन पर है। इस अंश में वे अपने द्वारा पाले गए एक इंपोर्टेड कुत्ते सीजर का किस्सा कह रहे हैं। व्यंग से शुरू होकर अंत में कथा करुण हो जाती है, जो कि मुझे केपी सक्सेना साहब की भी याद दिला गई, पर वह बात फिर कभी। आइए ये अंश सुनते हैं। समय को ध्यान रखते हुए मैंने अंश संपादित करके पढ़े हैं, पर किस्से का मजा बरकरार रहेगा। लीजिए सुनिए। यहां तक कि वह दिन आ गया जब हमारा अंग्रेज अफसर भारी दिल और उससे ज्यादा भारी पैरों से अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और कूच से पहले उस लगाव के कारण जो हमें उससे और उसे अपने कुत्ते से था, पूछा, तुम चाहो तो मेरा कुत्ता बतौर यादगार साथ रख सकते हो। इंपोर्टेड अल्सेशियन है, 13 माह का। सीजर कहकर पुकारो तो दुम हिलाता आता है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस खास बुलावे में एक कमजोर दिल के आदमी के लिए ललचाहट के क्या क्या सामान छिपे हुए थे। इसमें बिल्कुल शक न था कि इससे बेहतर कोई और यादगार नहीं हो सकती थी कि जब भी वह भौंकेगा अफसर की याद ताजा हो जाएगी। फिर यह कि अल्सेशियन, कभी हम उसको कभी अपने घर को देखते हैं। अफसर की मामूली मेहरबानी से हमें इतनी खुशी हुई है कि बकौल मिर्जा अगर उस वक्त हमारे दुम होती तो ऐसी हिलती कि फिर न थमती। रही सही हिचकिचाहट को लफ्ज इंपोर्टेड ने दूर कर दिया। उस काल में हर वह चीज जो हमारे प्यारे वतन में न पैदा हुई हो आदरपूर्ण दृष्टि से देखी जाती थी। चुनाचे हर बिगड़ा हुआ मुसलमान रईस यह साबित करने पर तुला बैठा था कि न सिर्फ उसके कुत्ते बल्कि उसके अपने बुजुर्ग भी असली इंपोर्टेड थे और सिर्फ एक तलवार लेकर फलानी जगह से हिंदुस्तान में पधारे थे। इंपोर्टेड कुत्ता समाज में क्या हैसियत रखता है, इसका सरसरी अनुमान उन घटनाओं से लगाया जा सकता है जो 2 साल पहले हमारी नजर से गुजर चुकी थी। हमसे 4 घर दूर मिस्टर खिलजी बैरिस्टर रहते थे। इनके स्वर्गीय वालिद ने चंद नायाब कुत्ते विरसे में छोड़े थे। छोड़ने को तो चंद नायाब किताबें भी छोड़ी थी, मगर यूं कि वह भी कुत्तों से ही संबंधित थी, इसलिए हमने जानबूझकर उनकी चर्चा नहीं की। इन्हीं में से एक दोगली सी कुतिया थी जिसके बारे में उनका गर्वीला दावा था कि उसकी नानी जोसेफिन के संबंध रास्पुटिन से रह चुके थे, जो एक इंपोर्टेड ग्रेट डेन कुत्ता था। साथ ही यह कि वह शिमला सिविल एंड मिलिट्री कैनल से इस दिली धड़के का सर्टिफिकेट
हासिल कर चुके हैं, जो उनके सोने के कमरे में आज भी आंखों को नूर, दिल को सुरूर बख्शता है। नाम माता हारी रख छोड़ा था। किसी समय में उसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे, मगर उन्होंने शहर के बेहतरीन सर्जन से ऑपरेशन करा के एल्सेशियन की तरह खड़े करा लिए थे। रंग हल्का ब्राउन, जैसे मीठी आंच पर सिका हुआ टोस्ट। बैरिस्टर साहब की एंग्लो इंडियन बीवी, जो खुद भी बड़ी भरी पूरी औरत थी और साम्राज्य की तरह हस्तांतरित हुई थी, उस पर अपने हाथ से यूडिक्लोन छिड़क कर मगरमच्छ की खाल का जड़ाऊ कॉलर पहन कर घुमाने ले जाती और अपने जूते से मैच करने के लिए उस पर ब्रश से खिजाब लगा देती। कभी सियाह, कभी बोलता हुआ उन्नाबी, या तो गर्मियों की शामों के सामान्य क्रियाकलापों में से था। जाड़ों में माताहारी फ्रेंच ब्रांडी के 2 चमचे गटागट पीकर ईरानी कालीन पर अपनी मलिका की तरह इटालियन रेशम की अंगिया का आरोप लगाए सोते जागते पहरा देती थी। सूरत से भेड़िया और सीरत से भेड़। हम भेड़ इसलिए कह रहे हैं कि सुबह शाम विलायती बिस्कुट और डिब्बे का गोश्त खाते रहने के बावजूद, या शायद इसी कारण, बकरीद की रात को मोहल्ले के कसाई के कुत्ते के साथ भाग गई और 3 रात बाद भटकती भटकाती लौटी हुई तो इस तंतने से कि 1 दर्जन जीवन साथी दाएं बाएं। चाल जैसे कुरतुलन हैदर की कहानी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती हुई, सार्वजनिक मिलन के गली गली चर्चे, मगर अक्ल छू कर नहीं गई थी। बकौल मिर्जा बिल्कुल गधी थी। उन्हीं से सुना कि अक्सर बाजारी कुतियों के पिल्ले आकर चुसर चुसर उसके दूध का आखिरी बूंद तक पी जाते और अपने बच्चे दुम हिलाते या प्लास्टिक की हड्डियां चचोड़ते रह जाते। मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी के लिए कतई बुरी नहीं थी कि अपनी इज्जत आबरू के अलावा हर चीज की भरपूर सुरक्षा कर सकती थी। इंपोर्टेड कुत्ते और छैल छबीली धेवती की यह मजेदार कहानी को बयान करने का कारण यह है कि लफ्ज इंपोर्टेड ने अंग्रेज अफसर के मुंह से निकलते ही हमारी सुरक्षा की दीवार को एकदम ढा दिया। भला ऐसे रख रखाव वाले कुत्ते रोज रोज कहां मिलते हैं। अंततः यह अनुपयोगी शौक हमारे प्राकृतिक डर से जीत गया और जहाज का लंगर उठने से पहले हमने अपने आप को एक खुशनसीब कुत्ते का मालिक पाया। लेकिन एक बात के लिए हम भी मानसिक बल्कि शारीरिक तौर पर भी तैयार न थे। 13 महीने की उम्र सुनकर हमारे ध्यान में एक बहुत ही भोली भाली सूरत उभरी थी। हमने सोचा था जैसे 13 महीने का आदमी का बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है, थन्नम थन्ना, गबदा सा, गांव गांव करता हुआ, वैसा यह भी होगा। सच तो यह है कि बच्चा किसी का भी हो बड़ा स्वीट लगता है। फिर यह तो अल्सेशियन का बच्चा ठहरा। जी हाँ, बच्चा। दरअसल हम इसके इंपोर्टेड होने से इस कदर रौब में आए हुए थे कि पिल्ला कहते हुए खुद शर्म सी महसूस होती थी। मगर सीजर हर एतबार से हमारी उम्मीदों से बढ़कर निकला। इसका नक्शिख वर्णन करके दर्शकों का समय नष्ट करना नहीं चाहते। इसके डील डॉल का सरसरी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पुराने कृपालु प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस की पूरी रान उसके मुंह में आ जाती थी। और यह उक्त प्रोफेसर ने ही बताया था कि खुदा के बंदे, तुमने भी बड़ा गजब किया। 13 महीने का अल्सेशियन तो पूरा पाठा कुत्ता होता है। किताबों में लिखा है कि 3 महीने से बड़ा अल्सेशियन नहीं लेना चाहिए। इस पर मिर्जा ने यह नमक छिड़का कि आंखों देखी बात है, कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो वह आंखें मिलाकर डांट भी नहीं सकता। फिर यह तो गैर मामूली तौर पर खूंखार भी नजर आता है। हमने कहा, मिर्जा तुम अकारण डरते हो। बोले, जो शख्स कुत्ते से भी न डरे मुझे उसकी वल्दियत में शक है। हमने कहा, मिर्जा कुत्ता अगर खूंखार ना हो तो पालने से फायदा, फिर आदमी बकरी क्यों ना पाल ले। बोले, हाँ, बकरी कुत्ते से कई गुना बेहतर है। बड़ी बात यह है कि जब चाहो काट कर खा जाओ। गर्चे छोटी है जात बकरी की, दिल को भाती है बात बकरी की। बहस में हम दोनों पटरी से उतर गए थे, लिहाजा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने बहैसियत पंच बीच में पड़ के इस सामान्य राय पर बहस समाप्त की कि कुत्ते में से अगर जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा अच्छा और शालीन जानवर है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कुछ गलत नहीं कहा था कि कुत्ता बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है। फिर नया घर, नए चेहरे, नई बुवास। नतीजा यह कि पहली रात न खुद सोया
न दूसरों को सोने दिया। रात भर एक सांस में मुंह जुबानी भौंकता रहा। दूसरी रात भी यही हाल रहा। अलबत्ता 24 घंटे के प्रशिक्षण से इतना फर्क जरूर पड़ा कि झुटपुटे के वक्त जिन घर वालों की आंख लग गई थी उनके मुंह चाट चाट कर गहरी नींद से जगाया। तीसरे रथ जगह से पहले हमने उसको एक नींद की गोली दे दी, कोई लाभ नहीं हुआ। चौथी रात को 2 दी, मगर साहब क्या मजाल जो जरा चुप हो जाए। मिर्जा से संपर्क किया तो कहने लगे, मेरी मानो आज इसे कुछ न दो, खुद 3 गोलियां खा लो। हमने ऐसा ही किया। उस रात में बिल्कुल नहीं भौंका। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि सुबह 10 बजे हमारे बहरे पड़ोसी ख्वाजा शमसुद्दीन, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ने, जो नए नए पड़ोस में आए थे, हमें बड़ी बेतमीजी से झंझोड़ कर जगाया और शिकायत की कि रात भर आपका कुत्ता मेरे घर की तरफ मुंह करके खूब भौंका, हियरिंग एड यानी श्रवण यंत्र अपने कान में फिट करते हुए। और देख लीजिए इस वक्त भी बहुत जी लगा के भौंक रहा है। हमने कहा, आपका रेडियो भी तो सारे सारे दिन मोहल्ले को सर पे उठाए रहता है। खुदा गवाह है, जिस दिन से आप पड़ोस में उठकर आए हैं हमने अपने रेडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है। फिर यह कि हमारे पास तो कुत्ते का लाइसेंस भी है। लाइसेंस का नाम आते ही उनके चेहरे का रंग काले से बैंगनी हो गया, जिसके नतीजे में वह और उनका रेडियो 3 सप्ताह तक चुप रहे। अलबत्ता उनके चौकीदार की जुबानी मालूम हुआ कि वे रातों को उठ उठकर अपनी हियरिंग एड कान से लगाकर सुनते हैं कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है या सो गया। हमारे कानों में यह भनक भी पड़ी कि अब वे हर एक से ये कहते फिर रहे हैं कि कुछ कर्ज न चुकाने वाले अपने कर्जदार से बचने के लिए कुत्ता पाल लेते हैं। वे यह कहते भी सुने गए कि सीजर शरीफों का कुत्ता मालूम ही नहीं होता। उधर उनकी बीवी का यह हाल कि सीजर झूठों भी दरवाजे में से झांक ले तो झट हाथ भर घूंघट निकाल लेती थी। 3 हफ्ते बाद देखा कि फिर मुंह फुलाए घर की तरफ चले आ रहे हैं। हमारे पुरजोश अस्सलाम वालेकुम के जवाब में फरमाया, देखिए इस सुअर के बच्चे ने क्या किया है। मिर्जा बीच में बोल पड़े, मुंह संभाल के बात कीजिए, वो कुत्ते का बच्चा है। इस विरोधी हमले के बाद हम भी कुछ सख्त बात कहने वाले थे कि मिर्जा ने, जो उस वक्त हमसे लूडो खेल रहे थे, हमारे कोहनी मारकर अपनी छज्जेदार भवों को हिलाकर ख्वाजा शमसुद्दीन की बाईं टांग की तरफ इशारा किया, जो घुटने तक पाइंचे से वंचित थी। हमने कनखियों से देखा तो वाकई जख्म इतना लंबा था कि जिप लगाकर आसानी से बंद किया जा सकता था। शर्म और इंसानी हमदर्दी की भावनाओं से दबकर हमने पूछा, क्या कुत्ते ने काटा है? जी नहीं, मैंने खुद ही काटा है। अरे साहब, घोड़े भी कुछ कम जालिम नहीं होते, मिर्जा बोल उठे। खुशी से लदा हुआ मिर्जा का यह वार ऐसा अचानक और प्रभावकारी था कि वे वहीं ढेर हो गए। एक बार को अपने जिस्मानी जख्म भूल गए और अंदरूनी चोटों को सहलाते और घोड़ों की मां बहनों को अरमान भरी गालियां देते फेड आउट हो गए। किस्सा दरअसल यह था कि उनके बुजुर्ग खैबर पार से घोड़े बेचने हिंदुस्तान आए थे और माला माल होकर यहीं पर रहे। आगे चलकर इन बुजुर्गों की औलाद को इन्हीं घोड़ों की अवज्ञाकारी औलादों ने तबाह कर डाला। वह इस तरह कि इस गुरुकुल के अंतिम प्रकाश स्तंभ ख्वाजा शमसुद्दीन की ब्लैक की कमाई की एक एक पाई रेस में इन्हीं घोड़ों की भेंट चढ़ती और इनके अपने बीवी बच्चे इनकम टैक्स वालों की तरह मुंह देखते रह जाते। इस तरह के अच्छे स्वभाव से अलग सीजर बेतमीजी की आयु के प्रभाव प्रारंभ से पहले दर्जे का काहिल था और दौड़ दौड़ कर काम करने के बजाय दिन के अधिकतर हिस्से में दरवाजे पर मेहराब के रूप में छाई हुई बोगनविलिया की छांव में लोटे लगाता रहता। दर्जी की सुई यूं तो हर तरह के कपड़े में से निकलती है, मगर ईमान की बात है, हमने सीजर को कभी किसी गलत आदमी को काटते नहीं देखा। और यह कहना तो सरासर गलत यानी मिथ्यारोपण होगा कि वह बिल्कुल जंगली और बेकहा था। सधा सधाया जरूर था, मगर सिर्फ 50%। इस शोकपूर्ण आशुकथन का विवरण यह है कि अगर बच्चे हुक्म देते कि जाओ और उसके पीछे लग जाओ, तो यह मेरा शेर अपने घात स्थल से निकलकर आदेश पालन में झपट पड़ता और उसकी टाई पकड़कर लटक जाता। लेकिन जब दूसरा आदेश मिलता, छोड़ दो, तो क्या मजाल की छोड़ दे। एक दिन हमारे कहने से प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मिर्जा को तरह तरह से समझाने लगे कि कुत्ता बड़ा आदित्य जानवर है। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस बेदूध की कॉफी के घूंट ले लेकर
जो श्वान कथा सुना रहे थे, जाने बैठे बैठे सीजर को क्या हुड़क उठी कि बोगनविलिया की ओट से उनके कीमा भरे समोसे पर झपटा। कॉफी मुंह की मुंह में रह गई। बदहवासी में प्याली मिर्जा के सर पर गिरी, जिससे सर कई जगह से चटक गया और प्रोफेसर गर्म कॉफी का गरारा करते हुए अपने कद से ऊंचा फाटक फलांग गए। मिर्जा ने पूछा, कुत्ते से डर गए? नहीं तो। वह फाटक के दूसरी तरफ से आत्मसम्मान भरे लहजे में थर थर कांपते हुए बोले। मुमकिन है कि यह बातचीत कुछ देर और जारी रहती, मगर बातचीत की विषय वस्तु यानी सीजर ने एक ही छलांग में प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस को दबोच लिया और उनकी सुडौल रान में अपने नोकीले कीले गाड़ दिए। वे मुंह फेर कर खड़े हो गए। 4-5 दिन पहले भी ऐसी ही गुत्थम गुत्था हो चुकी थी कि कभी कुत्ता उनके ऊपर और कभी वह कुत्ते के नीचे। लिहाजा हमने फिर बोगनविलिया की कांटेदार टहनी तोड़कर एक संटी बनाई और उस बेतमीज को सड़ाक सड़ाक मारने को दौड़े, मगर प्रोफेसर जहां के तहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, खुदा के वास्ते यह न करो, अभी तो मेरे पिछले नील भी नहीं मिटे। जैसा कि हमारे पाठकों ने भांप लिया होगा, कुत्ता पालना तो एक तरफ रहा, कुत्तों और प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस के आपसी संबंध काटने और कटवाने के कामयाब अनुभवों से आगे कभी नहीं बढ़े, वरना उनका जीव विज्ञान का ज्ञान इस हद तक पुस्तकों तक सीमित यानी त्रुटिपूर्ण है कि हमारे बच्चे जिस दिन बाजार से तोते का पहला जोड़ा खरीद कर लाए तो उनसे पूछा, चचा जान, इनमें नर कौन सा है और मादा कौन सी है? विद्वान प्रोफेसर ने 4-5 मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पलट कर देखा और फिर बड़े सतर्क अंदाज में फरमाया, बेटा, यह बहुत आंखें फेर लेने वाला जानवर होता है, अभी 2-3 महीने और देखो, दोनों में से जो पहले अंडे देना शुरू कर दे वही मादा होगी। खैर, यह अज्ञानता तो मानवीय असमर्थता समझकर फिर भी माफ की जा सकती है, क्योंकि तोता अपनी मादा को इंसान के मुकाबले अधिक आसानी से पहचान लेता है। लेकिन एक दिन उपदेशात्मक अंदाज में बड़े अनुभव की बहुत बारीक बात यह बताई कि विश्वास करो, कुत्ता रखने से सेहत बेहतर हो जाती है। यह सुनना था कि मिर्जा ने इतने जोर का ठहाका लगाया कि संबंधों में फौरन बाल पड़ गया, जो कई बार कॉफी पिलाने के बाद दूर हुआ। जब संबंध नए सिरे से इस हद तक मधुर हो गए कि अबे तबे से बातचीत होने लगी, तो मिर्जा को तपाने के लिए वे फिर श्वान वंदना में लग गए। एक दिन मौज में जो आए तो ज्ञान प्रदान किया कि आयुर्वेदिक दृष्टि से कुत्ता बहुत फायदेमंद और पौष्टिकतापूर्ण जानवर है। यह सुनकर मिर्जा उन्हें मुसलमान नजरों से देखने लगे तो वे अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर अपने साथ के उन बीमारियों के नाम गिनवाने लगे जिन्हें इस कुत्ता जाति ने तंदुरुस्ती से मालामाल कर दिया था, और दूर क्यों जाएं, खुद उनको अपने बलिष्ठ भर के पिल्ले से बेइंतहा फायदा पहुंच रहा था। मिर्जा ने कहा, जरा खोल कर बात करो। बोले, अब तुमसे क्या पर्दा, कुत्ते को रोजाना गोश्त चाहिए, और यह ज्ञान हमें कुत्ता पालने के बाद ही मिला कि पहले हमारे घर में रोजाना गोश्त नहीं पकता था और हम बड़ी अज्ञानता भरी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके वनस्पतिक जीवन पर जो सुप्तावस्था छाई हुई थी, उसके अचानक जाग जाने के बाद हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि वे अब अपनी सेहत से इतने संतुष्ट हो गए थे कि 1 नंबर बड़ा जूता पहनना शुरू कर दिया था। हम तो इसको एक सुहानी होनी ही कहेंगे कि मुद्दतों बाद उक्त प्रोफेसर की तंदुरुस्ती ऐसी बहाल हुई कि हमें डाह होने लगी, इसलिए कि अब वह इस योग्य हो गए थे कि महीने में 3-4 दिन दवा के बिना रह सकते थे। मिर्जा कहते थे कि उसका असली कारण यह है कि इन्हें अपने काल्पनिक पिल्ले को सुबह शाम 2-3 मील टहलाना पड़ता है। ऊंची जाति के कुत्तों के स्वास्थ्यवर्धक सानिध्य से प्रोफेसरों की काया पलट होना तो अकाव्यात्मक विचार को व्यक्त करना है, फिर भी इसकी गवाही सारा मोहल्ला देगा कि हमारे कई कृतघ्न पड़ोसियों के खराब रहते हुए स्वास्थ्य पर सीजर की मौजूदगी, विशेषकर इसके भौंकने का बड़ा सुहाना प्रभाव पड़ा, जिसका एक छोटा सा करिश्मा यह था कि हमारे घर के सामने से गुजरते हुए लद्दड़ से लद्दड़ पड़ोसी की चाल में एक अजीब चौकन्नापन, एक अजीब चुस्ती और लपक झपक पैदा हो जाती थी। सीजर पलों का फासला क्षणों में तय करवा देता था। औरों का क्या जिक्र, खुद ख्वाजा शमसुद्दीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, जो कहने को तो सीजर से तंग आ चुके थे, उसके सानिध्य के लाभ से खुद को न बचा सके। उक्त सेठ साहब कम बढ़ती 15 साल से लो ब्लड प्रेशर के लाइलाज मरीज थे। दवा दारू टोने टोटके पर लाखों खर्च कर चुके थे, सब बेकार।
और यह नौबत आ गई थी कि लालची से लालची डॉक्टर भी उन्हें अपना नियमित मरीज बनाने को तैयार न था। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें रोज क्लिनिक में बैठा देखकर दूसरे मरीज बिदक जाएं कि उस डॉक्टर के हाथ में आराम नहीं। लेकिन हमारे पड़ोस में आने के 3 महीने के अंदर न सिर्फ यह कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर नॉर्मल हो गया, बल्कि खुदा के करम से इससे भी 15-20 दर्जे ऊपर रहने लगा। इन घटनाओं का संबंध उस अज्ञानता के युग से है जब हम कुत्ता पालना खेल समझते थे। कैनल क्लब का नियमानुसार मेंबर बनने के बाद हमें एहसास हुआ कि सीजर बेचारा बिल्कुल बेकसूर था। गलती सरासर हमारी ही थी कि कुत्ते को अपनी औलाद की तरह यानी डांट डांट कर पाल रहे थे। बड़े बड़े जोगादरियों से कुत्ता पालने के कायदे कानून सीखे तो पता चला कि कुत्ते के साथ तो शिष्ट व्यवहार अनिवार्य है, बल्कि उसके सामने तो बच्चों को भी बेदर्दी से पीटना नहीं चाहिए, वरना उसका व्यक्तित्व पिचक्के रह जाता है। और यहाँ यह दशा थी कि घर के हर व्यक्ति ने उस पर भौंक भौंक कर अपना गला बैठा लिया था। लेकिन जैसे जैसे कुत्ता बड़ा हुआ, हम में भी समझ आती गई और डांट फटकार का सिलसिला बंद हो गया। सीजर ही के दमखम से 8-9 साल तक ऐसी निश्चिंतता रही कि कभी ताला लगाने की आवश्यकता अनुभव न हुई। उसको हमारे सामान की सुरक्षा का इतना ध्यान था कि शामत का मारा कोई कौआ या बिल्ली किचन के पास से भी निकल जाए तो नथुने फैलाकर इस बुरी तरह खदेड़ता कि सारे चीनी के बर्तन टूट जाते। घर की चौकीदारी और कामकाज में इस तरह हाथ बटाने के अलावा वह एक समझदार कुत्ते की अन्य जिम्मेदारियां भी निभाता रहा, जिनसे साफ वफा की सुगंध आती थी। यही नहीं कि वह नाश्ते में हमारे लिए ताज़ा अखबार मुंह में दबा कर लाता, बल्कि जब महीने की पहली तारीख को अखबार वाला बिल लेकर आता तो उस पर भौंकता भी था। एक मुंह में अखबार लाना ही नहीं, वह तो कहिए हमने खुद 2-3 बार सख्ती से मना कर दिया, वरना वह तो हमारे लिए टोस्ट भी इसी तरह ला सकता था। खाने पर दोनों वक्त वह हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता और नियमानुसार हम हर 5 निवालों के बाद एक निवाला उसे भी डाल देते। अगर वह उसे सूंघ कर छोड़ देता तो हम भी तुरंत ताड़ जाते कि हो न हो खाना बासी है। गरज की बहुत ज़हीन था और खूब सेवा करता था। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता, मगर हर चेहरे पर एक कहानी लिख जाता है। कल किसी बात है, जब सीजर बच्चा सा आया था तो प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस, जो सदा से एक रंगी के कायल हैं, इतवार के इतवार मोचने से अपने सर के सफ़ेद बाल उखाड़ा करते थे। बाल वे अब भी उखाड़ते हैं, मगर सिर्फ काले। उन्हें खुद भी अपनी उम्र का एहसास हो चला था और शायद इसी कारण अब सिर्फ बाल बच्चों वाली औरतों पर उनकी तबीयत आती थी। खैर, नादान बच्चों की वे पहली खेप जिसने सीजर के जरिए अंग्रेजी सीखी, अब माशाअल्लाह इतनी सयानी हो चुकी थी कि उर्दू शेरों का सही मतलब समझकर शर्माने के काबिल हो गई। सीजर भी धीरे धीरे परिवार का ही एक बूढ़ा सदस्य बन गया, इस दृष्टि से कि अब कोई उसका नोटिस नहीं लेता। हमारे देखते देखते वह बूढ़ा हो गया और साथ ही साथ दिल में उसके लिए संगत और सहयात्रा का एहसास, दर्दमंदी और सहभाग्य का एक बंधन पैदा हो चला कि हमने एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा था, एक साथ समय से हार मानी थी। आज उसकी एक एक बात याद आ रही है। जवान था तो राह चलतों का पंजे झाड़ कर ऐसा पीछा करता कि वे घिघिया कर निकटतम घर में घुस जाते और बेआबरू होकर निकाले जाते। वह ताक में रहता और निकलते ही उनके मुंह और गर्दन को हर बार दूसरे ढंग से ऐसे भंबोड़ता कि जैसे जानवर नहीं, किसी अंग्रेजी फिल्म के नदीदे हीरो हों। ये मिर्जा के शब्द हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी फिल्मों में लोग यूं प्यार करते हैं जैसे तुखमी आम चूस रहे हो। अभी 3 साल पहले तक उसे देखकर पड़ोसियों का चुल्लुओं खून सूखता था, मगर अब इतना बूढ़ा हो गया था कि दिन भर बोगनविलिया के नीचे किसी पहुंचे हुए फकीर की तरह ध्यान में डूबा पड़ा रहता। बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिलाकर वात्सल्य व्यक्त कर दिया। अलबत्ता छोटे बच्चों को, चाहे घर के हों या पास पड़ोस के, उसने कभी निराश नहीं किया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसे आवाज देकर गेंद फेंके और वह गूदा भरी नली छोड़ छाड़ गेंद अपने मुंह में रखकर वापस ना लाए। इस मामले में उसे बच्चों का दिल रखने का इतना ध्यान था कि कई बार फुटबॉल तक मुंह में रखकर लाने की कोशिश की। हाथ पांव धीरे धीरे जवाब दे रहे थे, सारी तुन फुन गायब, खर्रा फिश खत्म। मिर्जा के शब्दों में उसका बुढ़ापा जवानी पर था। किसी किसी दिन तीसरे पहर बोगनविलिया की छांव में वही सनसनीखेज उर्दू अखबार ओढ़े ऊँघता रहता जिसमें नौकर सुबह कीमा बंधवा कर लाया था। चांदनी और मादाओं की मस्त महक से अब उसके खून में
ज्वार भाटा नहीं आता था। कहाँ तो ये नौबत थी कि गर्मी पर आता तो शाम ही से जंजीर तोड़ाकर आदमकद ऊंची दीवार फांद जाता और सुबह की अजान के वक्त कामयाबी का सुख लिए लौटता था। अब इस जवानी देखे बुजुर्ग का यह हाल हो गया था कि गरमाई हुई मादा और हड्डी एक ही समय में नजर आ जाए तो हड्डी पर ही झपटता, और जब इस हड्डी को पपोलते पपोलते उसके बूढ़े जबड़े दुखने लगते तो उसे लाल बोगनविलिया के नीचे दबा के वुजू के लोटे में मुंह डालकर पानी पीने चला जाता। यकीन नहीं आता था कि यह वही सीजर है जिसके जबड़े की मोहर मोहल्ले के हर तीसरे आदमी की पिंडली पर आज तक गवाही दे रही है कि अब जिस जगह पे दाग है या आगे दर्द था। वही दुम जो एक जमाने में प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह खड़ी रहती थी, अब निर्धन की मूंछ की तरह लटकने लगी। उसके हम उम्र एक एक करके वे गलियां सूनी कर गए जहां से रातों को अनदेखे भेद भरे जिस्मों की खुशबुओं के बुलावे आते थे। वह तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा और उदास। नई पौध के मुंहजोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो अलग, वह उनके नए दौलतमंद मालिकों पर भौंकना भी अपने रुतबे के खिलाफ समझता था। लेकिन जिस दिन से माताहारी की जवान पठोर बेटी क्लियोपेट्रा भरी दोपहरी में एक हलवाई के बेनाम कुत्ते के साथ भागी, वह हफ्तों अपनी जाति की आवाज तक को तरसने लगा। जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता और पक्के गाने सुनकर बहुत खुश होता। जिस्म के साथ साथ नजर भी इतनी मोटी हो गई थी कि कभी प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस उजले कपड़े पहनकर आ जाते तो उन्हें अजनबी समझकर भौंकने लगता। अलबत्ता सुनने में फर्क नहीं आया था। साफ मालूम होता था कि वह अटकल से गेंद का पीछा करता है और इसके टप्पा खाने से दिशा और स्थान का अंदाजा कर लेता है। एक दिन शाम को अच्छा खासा बोगनविलिया के नीचे अपना विशिष्ट आसन मारे, यानी दाई आंख जो बचपन से लाल रहती थी आदि बंद किए, बाएं पंजे पर थूथनी रखे बैठा था कि एक नीले रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग पोंग की गेंद फेंकी। वे आवाज की सीध पर लपका, मगर जैसे ही गेंद मुंह में पकड़ के तेजी से पलटा, एक कार के ब्रेक लगने की दिल चीर देने वाली आवाज सुनाई दी। बच्चे चीखते हुए दौड़े। सड़क पर दूर तक टायरों के घिसटने से दो काली पट्टियां बन गई। कार एक धचके के साथ रुकी और अपने स्प्रिंग्स पर दो तीन हिचकोले खाकर गुर्राती हुई तेजी से पहले ही मोड़ पे मुड़ गई। मगर सीजर बीच रास्ते में ही रह गया। इसका पिछला धड़ कार का पूरा भार सहार चुका था। मुंह से खून जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रही थी। सबने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बोगनविलिया के नीचे लिटा दिया। लगता था धमनियों के मुंह खुल गए हैं और उसका जीवन दिल की हर धड़कन के साथ रिस रहा है, घाव घाव, बूंद बूंद, पल पल। हर एक उसे छू छू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धड़कन सुन रहा था। वह धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म, एक नई योनि प्रदान करती है। किस जी से कहूं कि उसका दाना पानी उठ चुका था और वह विदा हो रहा था। इस हिम्मत, इस हौसले, इस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का भाग्य है, बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बगैर मायूस हुए, बस शून्य में नजरें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सबने उसे चुमकारा। सर पर हाथ रखते हुए आंखें झुका लेता था और ये याद करके सबकी आंखें भर आई कि उसकी जिंदगी में आज पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त वह जवाब में अपनी रेशम से मुलायम दुम नहीं हिला सकता था। आज उसके नथनों में एक अजनबी खून की बू घुसी जा रही थी। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि 4-5 कौवे ऊपर मंडराने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पड़ने लगे। कुछ देर बाद अहाते की दीवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे। सीजर ने एक नज़र उठाकर उन्हें देखा। एक क्षण के लिए तो उसके नथुने फड़क उठे, फिर उसने अपनी आंखें झुका ली। हमसे यह न देखा गया। उसका खून से सना मुंह खोलकर नींद की गोलियों की शीशी हल्क में उलट दी और कॉलर उतार दिया। जरा सी देर बाद वह अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर
उसकी प्रिय बोगनविलिया के नीचे जमीन की अमानत जमीन को सौंपने के लिए गहरा सा गड़ा खोदा तो छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जिन्हें वह शायद दफन करके भूल गया था। दूर दूर तक बोगनविलिया की लंबी लंबी उंगलियों जैसी जड़ें अपना रास्ता टटोलती हुई जमीन के हल्के गर्म सीने में उतरती चली गई थी और उसका रस चूस चूस कर शाखों के सिरों पर दहकते हुए फूलों तक पहुंचा रही थी। सूखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहू ने उन फूलों से भी अधिक लाल कर दिया होगा जो बच्चों ने खब्र का मुंह अपनी स्लेटों और तख्तियों से बंद करके ऊपर बिखेर दिए थे। अंत में नीले रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्तियां सिरहाने जला दी। उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थी। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बोगनविलिया फिर अंगारे की तरह दहक रही है, मगर बच्चे आज भी उस जगह किसी आदमी को पांव रखने नहीं देते कि वहां हमारा एक साथी सो रहा है। लीजिए, यह अंश यहां समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगली बार किसी नए अंश के साथ फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।